DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के नवे वीडियो में, ये 9th पार्ट है और इसमें बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इससे पहले हम जो समझ चुके हैं संवैधानिक जो इतिहास है भारत का या भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक इतिहास है, उसको हम पूरा कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उपबंध हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली है। ये जो वीडियो है आपको IAS, PCS और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करें संविधान की प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना या प्रेम्बल जिसे कहते हैं, सामान्यतः क्या होता है, प्रत्येक अधिनियम, कोई भी अधिनियम हो या कोई भी का आरंभ जो होता है एक उद्देशिका से होता है। उद्देशिका मतलब उसका क्या उद्देश्य, आखिर वो क्यों लाई गई है। इसमें क्या होता है, उसके मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का ये उल्लेख करती है। तो हमारा जो संविधान है, ये जो हमारी प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान के आदर्शों को कोई क्या चीज़ हम इस देश के लिए प्राप्त करना चाहते हैं और आकांक्षाएं कि क्या हमारी इस देश से आकांक्षाएं हैं, सरकार से आकांक्षाएं हैं और किस तरीके से वो वर्क करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ये रिफ्लेक्ट करती है पूरे संविधान का कि क्या संविधान आखिर हमें देना चाहता है और हमें संविधान को क्या देना है। तो ये सारी चीज़ों का समन्वय हमारे प्रस्तावना के अंदर किया गया। चलिए हम पढ़ते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सभी नागरिकों की बात हो रही, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय, फिर उनको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इतनी सारी स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 को, माफ़ कीजिएगा ये 1949 है, 1946 नहीं है, 1949 को एतद द्वारा अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो उसके अंदर क्या बताया गया कि भारत कैसा होगा, भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, ये लोगों को क्या प्रदान करेगा एक एज अ कंट्री और लोगों से इसको क्या अपेक्षाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारी आकांक्षाएं, तो ये उनका एक समुच्चय है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का ये। तो चलिए अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है उनको थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, संविधान की उद्देशिका का जो स्रोत है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान की उद्देशिका ली गई है और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो इसके द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष, यानी मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं थे। फिर 6वें पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया, एकता के साथ एकता और अखंडता, तो ये और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इस तरह से 3 शब्द नए बढ़ाए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को इसमें बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और
फिर हमारे भारत की संविधान प्रस्तावना आज जो हमें दिखाई देती है वो बनी। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना के प्रमुख चीज़ें क्या है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य का क्या मतलब होता है? वाद योग्य का मतलब होता है इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, केस नहीं कर सकते कि संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में हमें वादा किया कि हम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे और ये हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इस पर केस नहीं किया जा सकता। तो ये वाद योग्य नहीं है। उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। देखिए इससे पहले ही काफ़ी विवाद हुआ था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो पहले तो जो उच्चतम न्यायालय है उसने कहा था कि ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय, खासकर जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने उनकी उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। उन्होंने कि संविधान की मूल आत्मा है और ये संविधान का अभिन्न अंग है, और जब ये संविधान का अंग है तो इसमें अमेंडमेंट यानी कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। जिस तरीके से संविधान में बदलाव किया जाता है उसी तरीके से इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही थी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये भारत के राष्ट्रपति पद पर जाने वाले, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे सीहोर के उसी स्कूल में पढ़े थे जिस स्कूल से हमने भी पढ़ाई की है। सीहोर में नंबर 1 एक्सीलेंस स्कूल है, वहाँ से ये हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये इनकी पढ़ाई हुई थी और ये यहाँ सीहोर से बिलोंग करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इन्होंने संविधान की जो मूल आत्मा कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उनके अनुसार संविधान की जो मूल आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा है। तो ये प्रश्न अगर बनता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना। लेकिन यदि पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो फिर उसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो दोनों को आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने संविधान की जो मूल आत्मा कहा है, क्योंकि ये इनने नहीं कहा, ये कोर्ट ने कहा है, और हम जो कोर्ट कहता है वो हमें मानना होता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसी को अधिकार है संविधान के निर्वचन करने का, यानी संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या लिखा है, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट बता सकता और कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी थी कि संविधान की मूल आत्मा है उद्देशिका, इसलिए फिर यह अभिन्न हिस्सा भी बन गई और फिर हमारे प्रश्न का सही आंसर भी यही बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए अब देखते हैं संविधान के कुछ शब्द हैं, उनके क्या अर्थ हैं। जैसे पहला शब्द जहाँ से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है वो है हम भारत के लोग। तो इस हम भारत के लोगों का आखिर मतलब क्या है उद्देशिका में? उद्देशिका का प्रारंभ जो होता है हम भारत के लोग शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, यानी कि संविधान जहाँ से आया है वो भारत की जनता से आया है, किसी के द्वारा लागू नहीं किया गया, ऊपर से नहीं आया, ये नीचे से आया, जनता में इसकी सारी शक्ति निहित है, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि जो जनता है वो भारत के अंदर समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। संविधान द्वारा प्रदत्त प्रभुता जनता में निहित है। प्रभुता का फिर मैं अर्थ बता दूं, प्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी या सॉवरन कंट्री जो होती है उसमें क्या होता है कि कोई बाहरी शक्ति या संस्था या देश या कोई भी किसी भी जो प्रभुत्व संपन्न देश होता है या संप्रभु देश होता है उसके ऊपर अपने फैसले लागू नहीं करवा सकता किसी दबाव के कारण, यानी वो देश स्वतंत्र होता है, जो संप्रभु देश होता है वो अपने फैसले लेने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र होता है कि वो क्या फैसला ले और कैसे उसे लागू करे। तो ये है संविधान द्वारा प्रभुत्व जो प्रभुता है, और ये प्रभुता भारत के अंदर भी है, ये जनता के अंदर निहित है, ना कि किसी कोर्ट में निहित है, ना राष्ट्रपति में निहित है, ना संसद में निहित है, ये जनता के अंदर निहित है, जनता अपने फैसले खुद लेती है। भारतीय संविधान जो है इसी जनता की इच्छा का परिणाम है, यानी जनता ने चाहा तब ये संविधान बना। तो हाँ, ये हम भारत के लोग हैं, इससे ये सारी बातें निकल के आती हैं। अब देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक और शब्द आया है प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन कंट्री जिसे कहते हैं उसका अर्थ होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपने आंतरिक और बाह्य विदेशी नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ
मित्रता संधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है और इसकी प्रभुता जनता में निहित है। मैंने फिर आपको बताया कि जिस तरह से कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हमें ये चीज़ करना है या फलाने देश के साथ हमें मित्रता करनी है, फलाने देश के साथ हमें संधि करनी है, या उसके साथ नहीं कर सकते या उसके साथ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन आज की जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और इसमें ये सैद्धांतिक रूप से होता है कि आप पूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बाउंड करती हैं, आपको बांधती हैं, आपकी प्रभुसत्ता को सीधे सीधे चुनौती तो नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्टली आप पे कई सारी चीज़ें रहती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है विश्व समुदाय के हिसाब से। तो ये प्रभुसत्ता जो है, लेकिन अल्टीमेटली प्रभुसत्ता हमारे पास है, हम सॉवरन हैं। चलिए अब देखते हैं समाजवादी का क्या अर्थ है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से इसका अर्थ है और ये जो है नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? देखिए समाजवादी व्यवस्था जो होती है, सिंपल समाजवादी व्यवस्था, उसके अंदर उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। जैसे कारखाने जो होते हैं या जो भी प्रोडक्शन होता है, वो जमीन होती है, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है कि भाई क्या उत्पादित करना है, कितना उत्पादित करना है, ये होता है समाजवादी व्यवस्था में। एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है इसके विपरीत, जस्ट उसमें बाजार तय करता है, मार्केट तय करता है, पूंजीपति लोग तय करते हैं कि क्या उत्पादित किया जाएगा, उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन साम्यवादी समाजवाद जो होता है, समाजवाद के भी अब दो प्रकार होते हैं। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अत्यधिक कठोर होता है, यानी कि जो पूरी तरह से बाउंड होता है, सरकार जो चाहती है सिर्फ वही होता है, उत्पादित उतना ही होता है और उसकी कीमत भी उतनी होती है। जबकि लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है उसमें जो नियंत्रण होता है वो कम होता है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद है, उत्पादनों के साधनों पर उतना नियंत्रण नहीं है कि क्या उत्पादित करेंगे। हाँ, उनको रेगुलेट करने का अधिकार पूरा हमारे पास है, हम उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाउंड नहीं कर सकते, नहीं साहब आपको तो यही उत्पादित करना है और इतना ही करना है। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं इसके विपरीत जो होता है कम्युनलिज्म, या जिसे हिंदी में कहा जाए सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता का विपरीत है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। देखिए क्या होता है, इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है, इंग्लिश में से कहा जाता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इससे तात्पर्य है कि जो किसी राज्य से है, जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो कोई विशेष धर्म है या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई दूसरा धर्म है जो कि हमारे राज्य धर्म है, जैसा पाकिस्तान या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ है। पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिस तरह से, या बांग्लादेश है वो भी इस्लामिक रिपब्लिक है। और उस थोड़े दिन पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत भी उसी तरह से है। भारत में किसी विशेष धर्म को कोई मान्यता नहीं दी गई है कि हमारे राज्य का ये धर्म होगा और लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। भारत के अंदर क्या है कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से, जितना हिंदू के लिए उतना मुस्लिम के लिए, उतना सिख के लिए, उतना ईसाई के लिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को माने और स्वीकार करे। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र से आशय जो होता है जनता का शासन, या लोकतंत्र या इसे प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। और एक बहुत शानदार इसकी परिभाषा जो दी गई है वो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, और ये कहलाता है प्रजातंत्र और या लोकतंत्र। और अब्राहम लिंकन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। काफ़ी फेमस परिभाषा है। तो इसमें क्या होता है, भारत में जनता जो होता है, जनता सीधा शासन नहीं करती। वो क्या करती है कि अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ क्या होती है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन दिए। राज्य के अंदर विधायक के रूप में एमएलए जिन्हें कहते हैं, और केंद्र के अंदर सांसद के रूप में जिन्हें एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो इनके रूप में जनता ने चुनाव किया और अपने प्रतिनिधि चुन दिए। अब जनता के बिहाफ पर ये लोग कानून निर्माण का काम करते हैं, राज व्यवस्था चलाने का काम करते हैं, शासन चलाने का काम करते हैं। तो ये जो होता है, ये जो प्रणाली कहलाती है, ये अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहता है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन दिए और वो प्रतिनिधि जो होंगे वो शासन करेंगे। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। वहीं गणराज्य की बात करें तो भारत एक गणराज्य भी है, क्योंकि
कि गणराज्य का मतलब होता है कि कोई भी देश या देश जो होता है उसका राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। जैसे भारत, आपको पता है भारत में जो राष्ट्रपति होता है हर 5 साल में उनका चुनाव होता है और हर बार वो चेंज हो जाते हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं, जैसे बात करें वहाँ लोकतंत्र तो है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, सबसे फेमस उदाहरण है। देखिए, जब भी हम पूरे संविधान की बात करेंगे तो उसमें 2 देशों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होंगे, एक अमेरिका और एक ब्रिटेन। बार बार आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से ली हैं और इन्हीं के संविधानों को पढ़ा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ब्रिटेन है वहाँ पर क्या है कि जो वहाँ की महारानी है वर्तमान में, वो वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो हम भारत में भी यही व्यवस्था है भारत के अंदर, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष वाली व्यवस्था तो सेम है कि वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, हमारे यहाँ भी नाम मात्र की, कि उनके पास अधिकार कोई नहीं होता। लेकिन भारत के अंदर क्या होता है, वंशानुगत ये पद नहीं है। भारत में 5 साल में चुनाव होते हैं, इसलिए भारत एक गणराज्य है और ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज का ये वीडियो है जो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो हमें और मोटिवेशन इससे मिलता है। आप बोलते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें ये कमी है, कुछ और सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी हमें बताएं ताकि इसको और उपयोगी आपके लिए हम बना सकें। आप हमारे वीडियो से इस तरह से देखते रहें। यहाँ पर मैं और वीडियो देता हूँ, ये वीडियो आप देखिए। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और उपयोगी वीडियोस। आप देख रहे थे D&K अकेडमी नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।